नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच हम एक शानदार से टॉपिक और शानदार से विषय राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, आप इस चैनल पर बने रहिए। आपको राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो पूर्णतः ऑथेंटिक और आपके आगामी कंपटीशन के लिए सार्थक और सहायक सिद्ध होगा। मित्रों, आज तक आपने हिस्ट्री जिस तरीके से जहाँ और जैसे पढ़ी होगी उससे थोड़ा भिन्न और अलग तरीके से नवाचारों के साथ पढ़ेंगे हम, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तो यदि आप कोई क्लासेस से लेते हो तो वो कोई राजवंश से स्टार्ट कर दिया या कल्चर से स्टार्ट कर देंगे या कोई सभ्यता ले ली, मतलब कोर्स पूरा करने के हिसाब से करते हैं। अपन बेस से शुरू करेंगे हिस्ट्री, या आप कोई किताब पढ़ते हो तो कोई अपने इंटरेस्ट का वाला भी टॉपिक उठाया और उससे जो अपनी इच्छा हुई वहाँ से पढ़ लिया, तो वो एक सीरीज टूटती है। सीरीज टूटने से हमारा वो लय और ताल बिगड़ता है। फिर हिस्ट्री में एक शिकायत और रहती है कि हमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है या डेट समझ में नहीं आ रही या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उसका एक कारण ये होता है कि हम सीरीज से नहीं पढ़ते। तो हम इस चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए और जोड़ते रहिएगा। आपको बहुत सारे अच्छे टॉपिक मिलेंगे और सीरीज वाइज मिलेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान इतिहास की। हम राजस्थान इतिहास की शुरुआत करने से पहले थोड़े से उसकी बेस के बारे में जानेंगे। अक्सर हमें इतिहास के मेथड के आधार पर पढ़ना चाहिए, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि राजस्थान इतिहास को हमें न केवल कंपटीशन के लिए, हमें वास्तव में है क्या इतिहास हमारा, उसे भी पहचानना है। इसके लिए एक वेल नोन हिस्टोरियन की एक लाइन है, कर्नल जेम्स टोड का नाम सुना होगा। उनकी लाइन है कि धोरा गाठा तालरोन आटिलो इतिहास, गाँव गाँव थर्मोपलिन, घर घर में है लियोनाइडस। वो लिखते हैं कि विश्व हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमें एक थर्मोपली और एक लियोनाइडस जैसे कमांडर मिलते हैं, जबकि यहाँ तो राजस्थान के अंदर विश्व का एकमात्र स्थल है जहाँ इतने आश्चर्य मिलते हैं कि हर गांव में एक थर्मोपली है और हर गांव में हर घर के अंदर एक लियोनाइडस जैसा कमांडर पैदा होता है। उस हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बेस के बारे में जानते हैं। बेसिकली इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न, जिसे हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। ये विभाजन भारत के संदर्भ में दिया था एक विद्वान थे मील के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के अंदर। अब इस एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्या आएंगे, इस मिडाइवल के अंदर क्या पढ़ेंगे और मॉडर्न के अंदर क्या पढ़ेंगे, तब मील लिखते हैं। क्योंकि मील ने ये विभाजन 2 आधारों पर दिया। एक तो शक्तियों के विकास यानी डेवलपमेंट और घटनाक्रम के साथ साथ चलने के, और दूसरा जो ये विभाजन का आधार है वो है कोई डेट मेंशन कर दी या कालक्रम के अनुसार। कालक्रम और घटनाक्रम के साथ साथ विकास की 2 धाराओं के साथ ये विभाजन दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। मील लिखते हैं कि इतिहास जब से प्रारंभ हुआ है मानो तब से लगाकर 712 ईस्वी तक, 12 ईस्वी तक का इतिहास प्राचीन इतिहास के अंदर आता है। अब जैसा कि हिस्ट्री की एक स्वाभाविक प्रणाली है या मेथड है कि हिस्ट्री जब भी कोई डेट मेंशन होती है तो क्यों, कब, कैसे और कहाँ से प्रारंभ होती है, एक सवाल उठता है और उठना भी चाहिए, स्वाभाविक है एक विषय के आधार पर। तब विषय पर सवाल उठा होगा कि प्रारंभ क्यों लिया गया, कोई डेट मेंशन क्यों नहीं की गई। तब मील कहते हैं कि जब से प्रारंभ हुआ है, मान लीजिए कोई आज खुदाई का स्थल मिला ए और इसकी डेट कोई वाई है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये
यही प्रारंभ है। इससे भी आगे कोई बी स्थल मिल सकता है और कोई जेड डेट मिल सकती है। ऐसा हुआ भी है, जैसे पहले प्रारंभिक पहले स्थल मिलेंगे, उनसे बाद में मिल गई, इसलिए कोई एक डेट मेंशन नहीं कर सकते। मील लिखते हैं कि जब प्रारंभ हुआ, मनुष्य जब से जन्म हुआ और मनुष्य की जानकारी हमें प्राप्त हुई, तब से लगाकर 712 ईस्वी तक का इतिहास इस प्राचीन इतिहास के अंदर आता है। फिर खड़ा होता है प्रश्न 712 ईस्वी क्यों? तब मील लिखता है इस दिन भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। यानी कि मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। तब प्रश्न खड़ा हुआ क्या मुस्लिम सत्ता इस वर्ष में स्थापित हो गई? तब मीर लिखता है कि इतिहास में या समय में कोई एकदम से चेंज थोड़ी होता है। ऐसा तो है नहीं कि आज हम सोए और सुबह बड़े डील डाल के मालिक हो गए, या आज कुछ नहीं आता और सुबह उठे तो फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे। तब मीर लिखता है इतिहास धीरे धीरे चलता है, जैसे जैसे कालक्रम बढ़ा, यानी 1192 इस दिन एक आक्रमण किया गया था मोहम्मद गौरी ने, और तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं भारत के अंदर। इस प्रकार से प्राचीन इतिहास को मील ने प्रारंभ से लगाकर 712 या 1192 ईस्वी तक का इतिहास प्राचीन इतिहास के अंदर मानते हैं। अब मध्यकाल लेते हैं। मिल लेते हैं कि 712 या 1192 से लगाकर 1707 तक का काल। अब 1707 आते ही फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि अभी 1707 क्यों लिया? मील लिखते हैं कि इस दिन औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब की मृत्यु मुगल सत्ता के पतन का कारण बनी। धीरे धीरे मुगल सत्ता पतन की हो रही, लेकिन फिर प्रश्न खड़ा हुआ इसके बाद भी तो मुगल शासक बने थे, चाहे वो ज्ञाबिते थे, नाजोगे थे या निकम्मे थे, फिर भी वो थे तो मुगली, उनके नाम से सत्ता चल रही थी। तब मील लिखते हैं 1757 तक आते आते प्लासी का फर्स्ट वार हुआ था, और इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेजी शासन या हुकूमत बंगाल के अंदर डायरेक्ट शासन में आ जाती है। यह था मध्यकालीन। अब आधुनिक इतिहास के अंदर मील लिखते हैं आधुनिक इतिहास के अंदर। आधुनिक इतिहास का प्रारंभ 1757 या 1707 से लगाकर अब तक की समस्त जानकारियां इस आधुनिक इतिहास के अंदर हम पढ़ते हैं। ये तो था डेट के आधार पर और थोड़ा सा विभाजन जो मील ने दिया था। अगर हम और रिलेट करें, मैं जैसे कुछ नाम बोलूँगा, इनसे रिलेट करिएगा आप। एंशिएंट के आधार पर, मिडिवल के आधार पर और मॉडर्न के आधार पर। जैसे मैं कुछ नाम बोलूँ, अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। जैसे मैं कुछ और नाम बोलूँ, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जहुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जैसे कुछ और नाम बोलूँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्टन और लॉर्ड डलहौजी। इन नामों में आपको कुछ फर्क लगा होगा। इसी आधार पर ये विभाजन को समझ सकते हैं। जब भारत पर भारतीयों का शासन था तब प्राचीन इतिहास था, जब भारत में मुस्लिम आक्रांताओं का शासन था या विदेशियों का शासन था तो ये मध्यकालीन इतिहास, और जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो ये आधुनिक इतिहास कहलाया।
ये विभाजन दिया था मील में। मील एक इंग्लैंड के विद्वान थे, हिस्टोरियन। थोड़ी सी चर्चा करें मील के बारे में। अपने मील लगता नहीं है, नहीं यहाँ से प्रश्न उठता है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा। मील अंग्रेज इतिहासकार थे, और अंग्रेज, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मील के बारे में बहुत सारी बातें या चर्चा करेंगे कि मील ने, जब हम पुनर्जागरण के कारण पढ़ते हैं तब ये एक कोटेशन आता है कि उनके कारणों में एक लाइन आती है कि भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन भी पुनर्जागरण के कारणों में सहयोग दिया था। ये पुनर्जागरण के कारणों में मील ने जो पुनर्लेखन किया था वो इसी प्रकार का इतिहास था। इसमें प्राचीन इतिहास को मील ने कहा था गोल्डन एरा, गोल्डन एज, और इस मध्य काल को डार्क एज ऑफ हिस्ट्री कहा था, और इस आधुनिक काल को अंग्रेज सुधारक या पुनर्जागरण काल इस मील ने बताया था। अंग्रेज वैसे बहुत होशियार थे, और इसने ये वर्गीकरण देकर ये साबित करना चाह रहे थे कि जो मुस्लिम सत्ता वर्तमान में है, आप जिसके पक्षधर हो, जिसे मुगलिया सल्तनत को आप पुनः बादशाहत में लाना चाहते हो, उससे हम बेहतर हैं, उन्होंने आपकी हिस्ट्री को अंधकार में डाला था। ये कुल मिलाकर साबित करना चाह रहे थे। लेकिन इसने गोल्ड एज, प्राचीन इतिहास को बताया तो भारतीयों के अंदर पुनर्जागरण शुरू हुआ था। मील के बारे में और बहुत सारी बातें हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं हमें किस आधार पर चलना है, या इस राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हमें किस डायरेक्शन के आधार पर आगे बढ़ना है। बेसिकली हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि हम कोई भी कंपटीशन हो इस आधार पर पढ़ेंगे कि सभी कंपटीशनों में काम आ सके। राजस्थान जीके में एक बहुत बड़ा पोर्शन लगता है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री को हम अच्छे से समझेंगे। आप बने रहेगा। हम शुरुआत करते हैं इसी वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के किस डायरेक्शन पर चलेंगे हम राजस्थान जीके के लिए। सबसे पहले लेते हैं हम प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे डिटेल से कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये एक और विभाजन है, विवाद में देख लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा काल। जब इस हड़प्पा का पतन हुआ तो उत्तर हड़प्पा काल या हड़प्पा उत्तरो काल। उसके बाद पढ़ेंगे हम वैदिक काल। जब इस वैदिक सभ्यता का पतन हुआ तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद काल होता है, जब इनमें कबीलाई व्यवस्था थी। महाजनपद के बाद काल आता है मौर्य काल। जब ये महाजनपदों में एक मौर्य या मगध महाजनपद ने अपनी शक्तियां संगठित कर ली थी। इसके बाद मौर्यों का पतन होता है, उत्तर मौर्य काल। इसके बाद आता है गुप्त और गुप्तोत्तर काल। उसके बाद आता है हर्षवर्धन का काल, या इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष काल कहा जाता है, या इसी को राजपूत उदय काल। ये कुछ बेसिक से थे जो प्राचीन इतिहास के अंदर इन आधारों पर चलेंगे। जैसे ही हर्षवर्धन का काल आता है तब राजपूतों का उदय हुआ और त्रिपक्षीय संघर्ष का काल था, और यहाँ से हमारी मध्यकालीन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ये बेसिकली बहुत कम पढ़ने को मिलेंगे हमें। इस मध्यकाल के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? दो चीज़ें पढ़ेंगे मध्यकाल के अंदर। एक तो राजवंश
और दूसरा कला और संस्कृति। कला संस्कृति तो एक बड़ा पोर्शन हो जाता है, उससे अलग ही पढ़ा जाता है। बेसिकली हमें हिस्ट्री के अंदर ये प्राचीन काल के ये और मध्य काल के अंदर राजवंश पढ़ेंगे। राजवंशों में हम पढ़ेंगे चौहान, परमार, गुर्जर प्रतिहार वंश, हम पढ़ेंगे राठौड़, गोहिल, हम पढ़ेंगे कछवाहा और पढ़ेंगे हम यदुवंशी और जाट राजवंश। अब आपके मन में आएंगे भाटी नहीं लिखे या जादौन नहीं लिखे, तो इनकी दो शाखाएं हैं, जादौन करौली वाले और जैसलमेर वाले भाटी, और इन गुइलों में सिसोदिया को पढ़ेंगे। ये हम मध्यकाल के अंदर। और आधुनिक काल के अंदर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, राजस्थान जनजातीय आंदोलन, हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। और अंत में एक और टॉपिक पढ़ा जाता है प्रमुख व्यक्तित्व या प्रसिद्ध व्यक्तित्व। ले दे के इन टॉपिकों को 4 से 5 घंटों में समाप्त या 4-5 क्लासों में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इतना ही पोर्शन है राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर। और ये इतना के इतना 10 या 12 घंटों के अंदर, लगभग 12 क्लासों के अंदर ये समाप्त हो जाता है। इन दोनों पोर्शनों को मिलाकर इनके 2 गुणा कर दिया जाए तब भी मध्यकालीन हिस्ट्री पूरी नहीं होती है। अब प्रश्न उठना चाहिए, क्यों इतना बड़ा क्यों है मध्यकाल? वह यह था कि जब शक्तियों का विकास होता है, जब शक्तियों का विकास होने लगता है, धीरे धीरे मानव जन्म लेता है। मानव जन्म के साथ पहले कहते हैं कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस, ऐसे आपने नाम सुने होंगे। ये एक विकास की श्रृंखला है डार्विनवाद के अनुसार। धीरे धीरे वो बढ़ता है। उसके बाद जैसे जैसे वो संगठित होता है, कबीले स्थापित होते हैं, जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं। इन महाजनपदों में एक संगठन बनता है, फिर एक कोई जनपद इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो एक देश का निर्माण करता है। फिर एक डायनेस्टी बनती है, फिर एक राजधानी बनती है। जब तक प्राचीन हिस्ट्री चली थी तब तक भारत के अंदर पूर्णतः राजधानी का क्षेत्र यह रहा था, मगध। यानी कि यूपी और बिहार के आसपास का क्षेत्र, यहाँ की राजस्थान के क्षेत्र में, राजस्थान मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री की मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री से दूर रहा था। इस कारण शक्तियों का विकास नहीं हो पाया, ना तो इनसे रिलेशन बने थे और ना ही इनका शक्तियों का विकास हो पाया था। जब मैंने पिछली स्लाइड में लिखा होगा, देखना, जब हम महाजनपद लिखते हैं, इन महाजनपदों में एक जनपद हुआ था मगध। जब ये पूरी इंडियन हिस्ट्री चलती है तो यहाँ तक की हिस्ट्री, गुप्त उत्तर काल तक की हिस्ट्री राजस्थान से दूर रही थी। यहाँ का कैपिटलिज्मवाद नहीं बना था। जो कि कैपिटल के पास होती है उस हिस्ट्री को मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री के अंदर लेते हैं, और मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री से राजस्थान हिस्ट्री दूर रही थी। जब हर्षवर्धन का काल आया और त्रिपक्षी संघर्ष, राजपूत उदय हुआ था, ये इसका प्रमुख कारण था। जब यहाँ राजधानी का उज्जैन का अंदर स्थानांतरण हुआ हर्षवर्धन के काल में, उज्जैन भारत की प्रमुख हिस्ट्री का केंद्र बना था। दक्षिण से, उत्तर से और पूर्व पश्चिम से सभी योद्धा अपने को उज्जैन के अंदर स्थापित करना चाहते थे। उस डायनेस्टीज के अंदर राजस्थान के राजा भी यहाँ जाने लगे, सामंत के रूप में भी जाने लगे, और यहाँ से डेवलप हुई हिस्ट्री। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर
जब सत्ता स्थानांतरित या राजधानी बनी थी, तब तक राजधानी इतने मजबूत हो गए राजस्थान वाले कि इतने हमारे दिल्ली वालों की इतनी हिस्ट्री बड़ी हो गई कि इन दोनों पोर्शन को मिलाकर एक पोर्शन बढ़ा दिया जाए तब भी ये हिस्ट्री बड़ी होती है। तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकाल से, क्योंकि ये दोनों ही छोटे टॉपिक है, बाद में देख लेंगे। हम मध्यकाल से शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। मध्यकालीन या मिडिवल हिस्ट्री। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले चौहान वंश। किसी भी राजवंश को पढ़ने से पहले उसकी उत्पत्ति और उसके थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है, वहीं से प्रश्न उठ जाते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठता, परंतु एक बेस था जिस डायरेक्शन से हम आगे की क्लासेस संचालित करेंगे या आगे जब भी पढ़ेंगे तो उनके डायरेक्शन के हिसाब से। ये चौहानों राजवंश। सबसे पहले चौहानों के बारे में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति, यानी कि चौहान कौन थे, चौहान कौन से है और चौहान कहाँ से आए। उसके बाद पढ़ेंगे चौहानों की उत्पत्ति स्थल। तो हम देखते हैं चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है। जैसे एक सिद्धांत का नाम सुना होगा आपने, अग्निकुंड का सिद्धांत। जिसे अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ फाइनल ट्रायल कहा जाता है। यह अग्निकुंड का सिद्धांत एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंद्रबरदाई। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रबरदाई लिखता है कि जब मध्यकाल के अंदर गुरु वशिष्ठ अपने यज्ञ की आहुति दे रहे थे आबू पर्वत पर, तब मलेच्छों ने या राक्षसों ने उन्हें परेशान किया, उनके यज्ञ में विघ्न डाले थे। उस विघ्न को दूर करने के लिए कहते हैं कि जब गुरु वशिष्ठ बैठे थे, ये ऐसी कविता इस चंद्रबरदाई की ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार है। गुरु वशिष्ठ बैठे थे और पास में जब उनको परेशान किया, किसी ने धूड़ा फेंका, किसी ने पानी निकाल दिया या किसी ने कुछ नहीं किया तो छूटिया भर के परेशान किया, कैसे भी करके उनके यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ने लगे। तब गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ के अंदर आहुति देकर 4 क्षत्रिय जातियों का उत्पत्ति की। वो एक अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाता है। उनमें ये लिखते हैं कि इस अग्निकुंड के सिद्धांत से गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर 4 क्षत्रिय जातियों का उत्पत्ति करते हैं। ये क्षत्रिय जातियां थी परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। एक स्रोत तो हमें यहां से पढ़ना है। कई बार चालुक्यों का प्रश्न बनता है, इन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न ये बना लिया जाए निम्न में से कौन सा अग्निकुंड के सिद्धांत से उत्पत्ति स्थल में जाति सम्मिलित नहीं थी, कोई 3 अन्य दे दे और एक सोलंकी दे दे, तो ये सोलंकी ध्यान रखना, इन्हीं चालुक्यों को सोलंकी कहा जाता है। ये अग्निकुंड का सिद्धांत था। अब जब ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया तो एक इतिहासकार की पुष्टि करने से कोई सिद्धांत मान्य नहीं होता। इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं 2 राजस्थान के विद्वान हुए थे, इतिहासकार हुए थे, एक सूर्यमल मिशन, दूसरे इतिहासकार हुए थे मुणोत नैन्सी। जब आगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मारवाड़ के इतिहास में मुणोत नैन्सी के बारे में खूब सारी चर्चा करेंगे। इनका एक ग्रंथ था नैन्सी की ख्यात या मुणोत नैन्सी की ख्यात। इन्होंने 1665 के अंदर ये ग्रंथ लिखा, राजस्थान की प्रथम ख्यात है।
ख्यात के बारे में और बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम चौहानों के बारे में इतना पढ़ना। इन दोनों ने इस मत का समर्थन किया। ये लिखते हैं कि जो चंद्रप्रदाय ने लिखा है अग्निकुंड का सिद्धांत गुरु वशिष्ठ द्वारा दिया गया था, ये एकदम सही है और इसकी पुष्टि करते हैं। सूर्यमल मिश्रण का एक ग्रंथ है वंश भास्कर, याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। ये था अग्निकुंड का सिद्धांत। इस अग्निकुंड के सिद्धांत की जब अंग्रेज पुष्टि करते हैं तो कि ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा ही है तो आप क्यों फिर ये आर्मी रखते हो और युद्ध लड़ते हो? अपने यज्ञ के अंदर आहुतियाँ दो और सेना पैदा कर लो। क्यों मार रहे हो किसी का भाई, किसी का बहन का भाई, किसी के पिता का पुत्र? इससे अच्छा तो है आप अग्निकुंड के सिद्धांत। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। तब तत्कालीन इतिहासकार हुए, उन्होंने ये तर्क दिया कि जब गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे, यानी कि उस काल में जब ये सिद्धांत बना था, उस काल में ये हो रहा था कि प्रैक्टिकली भारत में दो नए धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, एक जैन धर्म और एक अपने बौद्ध धर्म। इन दोनों के प्रवर्तक थे वो क्षत्रिय थे, दोनों बिलोंग करते थे अपनी अपनी डायनेस्टीज के अंदर। वो एक बौद्ध धर्म से थे जो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, और इधर महावीर स्वामी, दोनों ही क्षत्रिय जातियों से थे। जब कोई दुकान खोलता है तो पहली बार कोई डायरेक्ट थोड़ी आता है, अपने पड़ोसी आएंगे या अपने रिश्तेदार आएंगे। जब इन्होंने अपना धर्म बनाया था और दोनों ही धर्म अहिंसक थे, धीरे धीरे ये हुआ कि भारत के अंदर जो भी राजवंश थे वो अहिंसा की ओर चले जाते थे और धीरे धीरे बाहरी या विदेशी आक्रांताएं आते और भारतीय संस्कृति को नष्ट करते हैं। इसके अंदर ये है, अग्निकुंड के सिद्धांत के अंदर जो राक्षस नाम दिया गया है वो रिलेट करता है विदेशी आक्रांताओं से नहीं, वो अहिंसा से है। अहिंसा रूपी राक्षस को मारना चाहते हैं। और दूसरा जो यज्ञ से आहुति देकर उत्पन्न किए गए थे वो भारतीय संस्कृति को, जिन्हें यज्ञ का नष्ट करना कहा गया था ना, कि राक्षसों द्वारा यज्ञ को नष्ट किया गया, अहिंसा द्वारा या कायरता द्वारा यज्ञ को नष्ट किया गया था। यज्ञ को कहा गया था भारतीय संस्कृति। ये दोनों इस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं है। यानी कि अहिंसा को मिटाना, यानी जब आपके ऊपर पाप हो या अन्याय हो तब आपको हिंसा या हथियार उठा लेने चाहिए, और जब आपकी संस्कृति की रक्षा ना हो तब राक्षसों को मार देना चाहिए। ये इस सिद्धांत का उद्देश्य था प्रैक्टिकली। आगे एक और सिद्धांत आता है चौहानों को ब्राह्मण बताने वाला। एक अभिलेख है 1170 का, जिसे बिजोलिया इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। इस अभिलेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसी आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर एक विद्वान हुए बाद में इतिहासकार, तत्कालीन समय में, वर्तमान समय के अंदर डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये लिखते हैं कि ये चौहान ब्राह्मण थे। अपनी एक बुक लिखी थी इन्होंने, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर ये लिखते हैं कि ये जो चौहान है इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। एक तो ये ग्रंथकार, एक और विद्वान हुए थे, एक शासक हुए थे और उन्हें कवि भी कहा जाता है, वो कविता भी लिखते थे, नियामत खान। या इनको कविजान भी कहा जाता है, कविजान नियामत खान। इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था कायम रासो। थोड़ा सा इसको हम हल करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। कविजान इनका पेन नेम था, और पेन नेम बेसिकली वो नाम होता है जब कवि कोई अपने दूसरे नाम से, जो मूल नाम है उसे छिपाकर दूसरे नाम से कविताएं करता है, उसे पेन नेम कहा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो राजस्थान के कवि हुए थे एक दो, जैसे समझिएगा उदाहरण से, कि गह भरियो गजराज मद चकियो चाले मते कुकरिया बेकाज रोवे भुसे क्यों राजिया। इसके अंदर जो राज्य शब्द आ रहा है, एक और दो ऐसे समझिएगा कि पाटा पीड़ उपाय तन लागा तलवारिया बहे जीबरा घाव रतिना औसत राज्य। इसमें जो राज्य आ रहा है वो कवि का पेन नेम है, कवि कृपाराम जी का।
ये इसी प्रकार इन्होंने अपना पेन नेम रखा था कवि जान। नियामत खान कायम खानी मुसलमान थे। इन्होंने इन कायम खानी मुसलमानों का इतिहास इस कायम रासों के अंदर लिखा था। जब ये इतिहास लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि पहले हम चौहान थे। एक नियामत खान जी गोगा जी के वंशज थे। जब गोगा जी गायों की रक्षा के लिए अपने युद्ध क्षेत्र के अंदर जाते हैं और मोहम्मद गजनवी के सामने वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब उनके जो वंशज थे वो उस समय के शासकों के दबाव के कारण उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इन्हीं के इन वंशजों में ये थे नियामत खान। नियामत खान लिखते हैं कि जब हम पहले चौहान थे और उससे पहले हम ब्राह्मण थे। इनकी पुष्टि करते हैं ये दो ग्रंथ, कायम रासो, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। एक और थियरी आती है बाद में, चौहानों को विदेशी बताने वाले। एक विद्वान हुए थे जिन्हें फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। एक और विद्वान हुए थे स्मिथ। और एक हुए थे विलियम क्रुक। इन तीनों ने यह पुष्टि की है कि चौहान या राजपूत विदेशी थे। अब ऐसे तो कौन मान ले, कर्नल जेम्स टोड ने इस पर तर्क दिए। हुआ ये था कि जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे तब उन बंगालियों को और बिहारियों को और पूर्वी भारत के अंदर के समस्त राज्यों के अंदर जैसे जैसे पीठ पुटा के युद्ध करके साम दाम दंड भेद से शासन स्थापित कर लिया। जब ये राजस्थान के अंदर आए तो विरोध शुरू हुआ और अंग्रेज कहने लगे भाई बड़े अधिकारियों को कि यहाँ विरोध हो रहा है। तब अंग्रेजों ने सोच समझकर कर्नल जेम्स टोड को भेजा और टोड को कहा कि जाकर कुछ इतिहास को ऐसा बनाओ कि ये विदेशी बताए। तब इसने अध्ययन करना शुरू किया और तुलना कर करवा के कुछ तर्क दिए और कहा कि ये जो राजपूत या चौहान है वो शक है। अगर कहा कि आप शक हो तो स्वाभाविक सी बात है कि किस पर शक है, तो शक नहीं, आप सीतियन हो, यानी शक कोई इंग्लिश में सीतियन कहा जाता है। अब किस आधार पर शक और सीतियन का उन्होंने कुछ तर्क दिए। जैसे इन्होंने कहा कि जो आप में ये अग्नि पूजा होती है, अग्नि को पवित्र मानने की, ये आपने शकों से ली है। दूसरा तर्क दिया इन्होंने कि जो आप में ये सती प्रथा होती है, ये सती प्रथा भी आपने इन शकों से ली है। तीसरा तर्क दिया आप में जो ये शस्त्र पूजा या हथियारों की जो पूजा होती है, ये भी आपने शकों से ली है। और चौथा तर्क दिया आप में जो ये मद्यपान की परंपरा है वो भी शकों से ली। तात्कालीन समय में इस पर कोई विरोध नहीं किया था। बाद में एक इतिहासकार हुए G.H. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इनका खंडन किया और इसका विरोध भी किया। ये प्रश्न बनता है कई बार, किस विद्वान ने चौहानों को विदेशी बताने वाले तर्कों का खंडन किया और विरोध किया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। हीराचंद ओझा जी लिखते हैं कि ये जो अग्नि की परंपरा है ना, ये हमने शकों से नहीं ली है। जब ये शक और शीतियन इस भूमि पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे तब हमने इस अग्नि को पवित्र मान लिया था। हमारी कालीबंगा के अंदर, हमारी प्राचीन सभ्यताओं के अंदर ऐसी अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, जब इन शकों का कोई अस्तित्व नहीं था इस भूमि पर, तब हमने ये अग्नि को पवित्र मानने की परंपरा। और सती प्रथा पर लिखते हैं कि भगवान पार्वती और हमारे शंकर को, जो इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष है, उनकी पत्नी को प्रथम सती ठहराया गया। तो हम शक और शीतियन नहीं है, जबकि ये शक और शीतियन हमसे बने हैं। हमारा ही कोई वंशज जब कोई उधर पूर्व में पश्चिम में जाकर बसा, उनसे शक और शीतियन बने थे। और ये शस्त्र और शास्त्र पूजन का उदाहरण भी उन्होंने रामायण के माध्यम से खंडित किया था कि भगवान राम ने रामेश्वर में उस समय शस्त्र और हथियारों की पूजा की थी। उसके बाद उन्होंने मद्यपान का भी खंडन किया था कि ये मद्यपान की परंपरा हमारे ऋग्वेद के अंदर 10 सूक्तों में एक सूक्त है सोम सूक्त। उस सूक्त के अंदर पूरे मद्यपान की पूरी विवरण है
यहाँ तक कि उसकी लोकेशन बताइए, हिमालय की मंजवत। हिमालय की मुंजवत पर्वत चोटी पर यह मध्य जो सोम मिलता है वो सर्वश्रेष्ठ सोम है और इससे पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन्होंने विदेशियों का खंडन किया और चौहानों को विदेशी बनाने से इनकार किया। GH हो जाए, याद रखना। उसके बाद एक और थ्योरी आती है, चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले। चौहानों को स्वयं चौहान अपने को सूर्यवंशी मानते हैं और कुछ ग्रंथ भी हैं। एक तो सबसे पहले याद रखना, एक अभिलेख है विग्रहराज चतुर्थ का, विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। ये अभिलेख कहते हैं, ये डायरेक्ट नहीं कहते कि हम सूर्यवंशी हैं। इस अभिलेख में लिखे हैं कि हम भगवान राम के वंशज हैं और भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो इस आधार पर यह लिखा गया है कि चौहान सूर्यवंशी है। फिर एक ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य। एक ग्रंथ आता है हमीर रासो। यह ग्रंथ लिखा था नहेन चंद्र सोनी ने, नए चंद्र ने, और यह ग्रंथ लिखा था जोधराज ने। उसके बाद एक ग्रंथ आता है कानड़ दे प्रबंध। यह ग्रंथ लिखा था पद्मनाभ ने। फिर एक ग्रंथ आता है, GH ओझा स्वयं इसका समर्थन करते हैं कि चौहान सूर्यवंशी थे। एक ग्रंथ है विजय नायक का पृथ्वीराज विजय। यह ग्रंथ लिखा था जयानक ने। इस आधार पर ये सभी तथ्य चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ ने, और हमीर रासो जोधराज ने नयन चंद्र सूरी और विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। ये इंपोर्टेंट अभिलेख है। उसके बाद एक थ्योरी आती है चौहानों को सूर्यवंशी बताने वाले, नहीं चंद्रवंशी बताने वाले। दो अभिलेख है, एक आबू का अचलेश्वर अभिलेख। आबू के अंदर एक मंदिर है अचलेश्वर, इसको कहा जाता है आबू का अचलेश्वर अभिलेख। और एक शासक हुआ था इन चौहानों के अंदर पृथ्वीराज सेकंड, उनका हांसी अभिलेख। हांसी एक जगह है हरियाणा के अंदर। ये दोनों अभिलेख चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं। उसके बाद एक और थ्योरी आती है चौहानों को इंद्र बताने वाले, इंद्र के वंशज बताने वाले। चौहानों को इंद्र के वंशज बताने वाले में एक तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, ये सेवाड़ी पाली के अंदर एक जगह पड़ती है, इस कारण इसको पाली का अभिलेख भी कहा जाता है। एक ही ग्रंथ, एक ही तथ्य मिलता है जो चौहानों को इंद्र का वंशज बताते हैं। उसके बाद एक सिद्धांत आता है चौहानों को मालवों के वंशज। यह महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट भी है। जब भी हिस्ट्री को नए सिरे से लिखा जाएगा या तथ्यात्मक रूप से तोल कर लिखा जाएगा तब ये तथ्य माना जाएगा। इससे थोड़ा सा रिलेट करना पीछे वाली स्लाइड से, जो ये मालव था ना, एक जनपद था पहले। तो पीछे वाली स्लाइड में हमने प्राचीन इतिहास के अंदर वो
डायरेक्शन पढ़े थे तब में सिलेबस के अंदर एक शब्द आया था उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपदों का काल। उस समय भारत में अंदर 16 महाजनपद थे, उसमें एक महाजनपद था मालवा जनपद। मालवा एक जाति थी जो तत्कालीन भारत के 3 जगहों पर थी। एक तो हरियाणा पंजाब वाला जंक्शन, और एक अपने राजस्थान के अंदर आता है ये जयपुर, टोंक और सांबर के आसपास का क्षेत्र, इसको भी मालवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और एक मंदसौर, रतलाम, नीमच वाला क्षेत्र, ये भी मालवा प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ रिलेट होता है कि मालवा के वंशज कहने वालों में विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। हमने एक तो सूर्यवंशी पढ़ा था, अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सूर्यवंशी बताता है कि हम सूर्यवंशी हैं लेकिन मालवा से उत्पत्ति हुई है। एक अभिलेख 2 बातें लिख सकता है। अभिलेख चतुर्थ का अभिलेख ये बताता है कि हम मालवा से उत्पत्ति हुई, और ये बताता है कि हमें हमारा जो आदि पुरुष है यानी कि कोई चहमान नाम का व्यक्ति था मालवा का, उससे हमारी उत्पत्ति हुई और हम चौहान कहलाए। ये तथ्य इसके अंदर आता है। चहमान विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख ये बताता है कि हम मालवा से उत्पत्ति हुई है। और ये मालवा जनपद ये सब भी हो सकता है कि जब मगध ने या मौर्य ने शासन व्यवस्था संभाली और मगध अपने सर्वशक्ति संपन्न हुआ, तब मालवा का विनाश हुआ और धीरे धीरे इनमें कोई वंशज आता हुआ, चहमान ने सत्ता स्थापित की और चौहान बन गए। ये थे चौहानों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत। ये बताते हैं कि चौहान कौन थे, क्या थे। ये कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद आता है चौहानों का उत्पत्ति स्थल, यानी चौहान प्रारंभ में कहाँ स्थापित हुए थे। इन तथ्यों के आधार पर चौहानों का जो प्रारंभिक स्थल या उत्पत्ति स्थल था वो बताते हैं सपादलक्ष। यह सपादलक्ष वर्तमान का सांबर वाला क्षेत्र कहलाता है, जो जयपुर, अजमेर और नागौर के बॉर्डर के मध्य है वर्तमान के अंदर। और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान के नागौर के आसपास वाला क्षेत्र। यह चौहानों की उत्पत्ति वाला स्थल है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि एक विद्वान हुए थे जो वर्तमान में भी जीवित है, रामकरण आसोपा। अभी ये चर्चा में रहे थे, नागौर वाली दद्दी माता को जो अभिलेख मिला था उसमें इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अपना एपिग्राफिका। ये ग्रंथ भले ही मत याद करना, नहीं पूछता है, पर ये करंट का इशू है। करंट में इनका नाम आया था। इन्होंने रामकर्ण आसोपा जी ने लिखा है कि जो ये चौहान थे, सांबर के आसपास यानी कि सांबर के चारों दिशाओं में निवास करने वाले लोग चौहान कहलाए। करने के कारण चौहान कहलाए। इसमें कोई तथ्य नहीं है, फिर भी ये कोई याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता। तो ये थी चौहानों की उत्पत्ति, चौहान के उत्पत्ति स्थल। अब हम चौहानों की कुछ शाखाएं पढ़ेंगे और फिर चौहानों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चौहानों की सबसे पहले चौहान सांबर के अंदर स्थापित हुए। सांबर में 551 एडी के अंदर, 551 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति था वासुदेव, उसने सांबर के अंदर चौहान राजवंश की नींव डाली। उससे एक शाखा निकलती है अजमेर से, और जो 1113 के अंदर अजयराज ने स्थापित की। फिर उससे एक शाखा बनती है अपने रणथंबोर वाली 1194 के अंदर। तो इससे एक डायग्राम के माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले सांबर, इस सांबर से एक शाखा निकली अजमेर, और इस अजमेर से एक शाखा निकली रणथंबोर। इधर एक शाखा निकली नाडोल,
फिर नाडोल से एक शाखा निकली बूंदी, इस बूंदी से एक शाखा निकली कोठा, इस नाडोल से फिर एक शाखा निकली जालोर, इस जालोर से एक शाखा निकली सिरोही। अब इन शाखाओं, ये तो प्रमुख शाखा थी चौहानों की, इन्हीं शाखाओं को आगे हम पढ़ना है। ये चौहानों की पूरी शाखा है और चौहानों का पूरा राजवंश है। इनकी स्थापना की थी इन्होंने 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव ने। इस अजमेर शाखा के संस्थापक, इससे पहले एक शाखा स्थापित हुई नाडोल, इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण ने 960 ईस्वी के अंदर। इस बूंदी की स्थापना 1241 के अंदर देवा ने की थी और इस कोटा की स्थापना 1631 के अंदर माधो सिंह ने की थी। यह तो एक विवादित मसला था, जब हम बूंदी की और हाड़ा वंशों के राजवंश पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल से समझेंगे। इस जालोर की शाखा की स्थापना 1181 के अंदर कृतिपाल ने की थी और इस सिरोही की स्थापना लुम्बा देवड़ा ने की थी 1311 के अंदर। ये 1113 के अंदर स्थापित हुई थी, अजय राज ने इसकी स्थापना की थी। और जब पृथ्वीराज हारते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, उनका पुत्र था गोविंदराज, गोविंदराज ने इसकी स्थापना की थी 1194 ईस्वी के अंदर। ये थी चौहानों की शाखा। आज के लिए खूब है इतना, आगे हम चौहानों की सांबर शाखा से स्टार्ट करेंगे। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए और जोड़ते रहिएगा। आपको खूब सारी बातें, खूब सारी अनेक जानकारियाँ जो नहीं आपने आज तक नहीं पढ़ी वो मिलेगी। धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद।